जी नाज़रीन, मुनव्वर आलम के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप ये 2 मिनट की वीडियो देखें, उसके बाद हम आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। भारतीयों, इस बिल्डिंग को पहचान लो। ये वो बिल्डिंग है, ये वो सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ की घंटी बजी तो आपका जो घंटा बज रहा था मुस्तकिल, वो रुका। और जिस तरीके से आपकी जगह डेवलपमेंट हो रही थी, किसी जगह के मंदिर की घंटी काम नहीं आ रही थी, कोई आपका पंडित काम नहीं आ रहा था, कोई आपको सिंदूर जहाँ पे आप चढ़ावे चढ़ा रहे थे, किसी जगह आपका चढ़ावा काम नहीं आ रहा था। हाँ, अगर काम आया तो ये इस जगह का घंटा काम आया। इस जगह की जब बैल बजी तो आपको अमन मिला, तब आपको पीस मिला, तब पाकिस्तानी शांत हुए। जो आपको चूहों की तरह दबोच रहे थे, जो आपको चूजों की तरह पकड़ रहे थे, जो आपके यहाँ तबाही मचा रहे थे, जिस कोई एयर बेस आपकी नहीं छोड़ी, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ आप महफूज थे। अगर महफूज किया तो इस मंदिर ने किया। इस मंदिर की घंटी बजाने से आपको फायदा हुआ, अदरवाइज आपको कोई मंदिर काम नहीं आ रहा था। मोदी जी जगह जगह जाके सजदे कर रहे थे। बलि चढ़ानी यहाँ चढ़ाएं, संदूर चढ़ाना यहाँ चढ़ाएं, इसके अलावा कोई जगह नहीं है जहाँ से आपको अमन मिलेगा, जहाँ से आपको पीस मिलेगा। इन्होंने आपको बचाया है। मोदी जी ये समझे थे कि वो किसी गाने की रिमिक्स करेंगे और वो गाना दोबारा हिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। पुलवामा अटैक का रिपीट किया गया और जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन गई मोदी जी की। नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि अब की दफ़ा जो इलेक्शन हो तो पाकिस्तान के खिलाफ एक मरतबा फिर जज्बात को भड़काकर वो वोटों के डब्बे भर लें, लेकिन अब की दफ़ा लगता है अब जो इलेक्शन होंगे तो डब्बे खाली के खाली ही रहेंगे, क्योंकि जो दुर्गत बनाई है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की वो देखने वाली है। आलमी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को सराह रही है कि जिस तहम्मुल के साथ, जिस सब्र के साथ पाकिस्तान ने अपना दिफा किया है और जिस तरह अटैक करके भारत को पूरी दुनिया में रुस्वा और जलील किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब दिया और जिस तरह उन्होंने टारगेट अचीव किए, ये तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या आखिर में? नरेंद्र मोदी जी ने आखिर किया क्या? उन्होंने वही किया जो उन्होंने चंद साल पहले पुलवामा में किया था, यानी कश्मीर में उन्होंने उसी तरह का ड्रामा रचाया जैसा कि उन्होंने पुलवामा किया था। पहलगाम अटैक कश्मीर की एक वादी सरहद में किया गया, जहां पर 27 सयाह मारे गए। इन टूरिस्ट की मौत को बहाना बनाकर नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत पाकिस्तान पर बरस पड़ी। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, सबसे बड़ा किरदार अदा किया इंडियन मीडिया ने, जिन्होंने झूठ के वो रिकॉर्ड तोड़े जो पहले कभी कायम ही नहीं हुए थे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को इंडियन मीडिया की जानिब से सच्चा बनाकर पेश करने की पूरी कोशिश की गई, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और पूरा ऐसा माहौल बनाया गया कि हर सूरत में पाकिस्तान से बदला लेना लाजिम हो गया। इंडियन मीडिया चीख कर कह रहा था कि पहलगाम में होने वाले हमले में पाकिस्तान मुलव्विस है। न कोई सबूत थे, न कोई शवाहिद थे, न कोई तहकीकात थी। चंद ही घंटों में पूरा का पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के गले में फिट करने की पूरी कोशिश की गई। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसका जवाब दिया। आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि पहलगाम हमले की फौरी तौर पर आला सतह की तहकीकात कराई जाएं और पूरी दुनिया जिसको चाहती है बीच में सालिस बनाए और फिर वहां पर तहकीकात हो न्यूट्रल ग्राउंड्स पर। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इंडियन मीडिया की जानिब से एक तूफान बरपा था, एक ऐसा तूफान कि जिसने आखिर में जिल्लत और रुसवाई दी। पहलगाम में होने वाले 22 अप्रैल के हमले को वजह बनाकर पूरा इंडियन मीडिया जाली फुटेजेस और जाली खबरों के जरिए सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता रहा और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। इंडियन फोर्सेस हरकत में आई और उन्होंने वही बेवकूफ़ी की जो उन्होंने चंद साल कबल पुलवामा अटैक के बाद की थी। और फिर एक और बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने की, और वो बेवकूफ़ी थी ऑपरेशन सिंदूर। वो सिंदूर कि जिसने पूरे हिंदुस्तान को रंगीन कर दिया। वो सिंदूर जो वो पाकिस्तानियों की मांग में भरना चाहते थे, वो भारतीयों के कफन का हिस्सा बन गया। ऑपरेशन सिंदूर का आगाज 8 मई को हुआ
और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर न सिर्फ फिजाई हमले हुए बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर भी चौकियों पर शदीद बमबारी की गई। पाकिस्तान के तकरीबन 26 मकामात पर इंडियन ड्रोन्स, इंडियन फजाइया और इंडियन आर्मी ने हमले किए और फिर उसके बाद एक मरतबा फिर इंडियन मीडिया चीख पड़ा कि इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि हकीकत यह है कि इंडिया ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, उसमें मसाजिद शहीद की गई, उसमें घरों को गिराया गया, उसमें बच्चे और औरतें शहीद हुई। लेकिन पाकिस्तानी फौज भी सो नहीं रही थी। पाकिस्तानी फौज पूरी की पूरी अलर्ट थी। पहले ही हमले में पाकिस्तान ने जो जवाब दिया पूरी दुनिया को दंग कर दिया। पहले ही हमले में ये वो तारीख है पाक फिजाइया की और ये तमाम के तमाम एयरफोर्स के, दुनिया भर के एयरफोर्स के कॉलेजेस में अब ये पढ़ाया जाएगा कि किस तरह पहली जंग हुई और 25 तैयारे दोनों तरफ से, यानी 25 तैयारे पाकिस्तान की तरफ से और 25 तैयारे भारत की तरफ से फिजा में थे और फिर मुकाबला हुआ और पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, जिसमें उनका जदीद तरीन जंगी जहाज राफेल भी शामिल था। राफेल का गिरना था कि तूफान बर्पा हो गया, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि फ्रांस में भी, क्योंकि वो तैयारा फ्रांस से आया था और फ्रांस से ये डील भी नरेंद्र मोदी ने की थी। और राफेल का गिरना न सिर्फ भारत के लिए एक बुरा ख्वाब था बल्कि वो फ्रांस के लिए भी एक भयानक ख्वाब बन गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही राफेल गिरा उस जहाज के बनाने वाली कंपनी के 1.6% शेयर फौरी तौर पर मार्केट में गिर गए। आलमी तौर पर जग हंसाई हुई, लोग हंसने लगे। ये वो लम्हा था जिस वक्त हिंदुस्तान को अक्लमंदी से काम लेना था, लेकिन इंडियन मीडिया के जज्बातीपन ने हिंदुस्तान की सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल मफलूज कर दिया। इंडियन हुकूमत और इंडियन फौज दोनों के दोनों सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम हो गए। पाकिस्तान के मुतअद्दिद एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, जिसमें कराची में भोलारी, जैकाबाद बेस, सखर एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बनाया गया और एक मिसाइल नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के करीब गिरा। ये एक बड़ा हमला था जिसे पाकिस्तानी सह गए और उसके चंद लम्हों बाद ही DGISPR सामने आते हैं और वो इंडिया से कहते हैं कि अब हमारी बारी है। और फिर पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जारी किया। बुनियानुल मरसूस का मतलब सीसा पिलाई हुई दीवार या वो आहनी दीवार जो गिराई नहीं जा सकती। और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की फिजाइया ने इंडिया में घुसकर 36 मकामात को निशाना बनाया गया और यहां अहम बात यह कि एक भी सिविलियन आबादी उसका निशाना नहीं थी, बल्कि इंडिया की तमाम वो एयर बेसिस, तमाम वो डिफेंस सिस्टम, तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी। इस हमले में इतनी शिद्दत थी कि इंडिया का पूरा एयर डिफेंस ही तबाह कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम का तबाह होना था और एयर डिफेंस सिस्टम भी 1.5 बिलियन का एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान ने पूरा तबाह कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने 8 एयर बेसिस को निशाना बनाया और उनको तबाही का निशाना बना दिया। आदमपुर एयर बेस इंतहाई अहम बेस, जहां पर रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था और वो सिस्टम भी कुछ ना कर सका, सिस्टम फेल हो गया और पाकिस्तानी जहाज पूरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके कामयाबी से अपने वतन वापस आ गए। यही नहीं, पाकिस्तान ने ऐसी बेसिस को निशाना बनाया जहां पर भारत के बड़े ही जदीद तैयारे खड़े थे। पाकिस्तान ने जो हमला किया उसमें भारत के 6 जहाज मार गिराए और पाकिस्तान के निशाने पर थी पठानकोट एयरबेस, उसके बाद उधमपुर एयरबेस, उसके बाद आदमपुर एयरबेस और गुजरात में नरेंद्र मोदी के इलाके में भुज एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। यही नहीं, इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का निशाना था ब्रह्मोस मिसाइल का जखीरा, जो कि नगरोटा एयरबेस पर मौजूद था। पाकिस्तानी F-16 तैयारों ने उसमें हिस्सा लिया और उसके बाद पूरी नगरोटा एयरबेस को तहस नहस कर दिया और ब्रह्मोस मिसाइल, जिस पर इंडिया को बड़ा नाज था, जिस पर इंडिया कहता था कि ऐसा मिसाइल तो पूरे खित्ते में किसी के पास नहीं है, पूरा का पूरा जखीरा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान का कोई भी तैयारा तबाह नहीं हुआ और ना ही पाकिस्तान का कोई पायलट गिरफ्तार हो सका। और सबसे ज्यादा मजाक तो उस वक्त बना जब हर आदमी
ड्रोन गिराने लगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ऐसा लग रहा था कि वो ड्रोन गिराने का माहिर है। गली में, सड़कों पर लोग फायरिंग कर करके ऐसे मनाजिर देखने में आए कि फायरिंग कर करके ड्रोन गिराए जाने लगे और पाकिस्तान ने तकरीबन 250 भारतीय ड्रोन निशाना बनाए। भारत को सिर्फ जंगी मैदान में शिकस्त नहीं हो रही थी, बल्कि आलमी सतह पर भी उसको शिकस्त का सामना था। आलमी सतह पर भारत बिल्कुल तन्हा रह गया। उसके करीब तरीन दोस्त यानी कि फ्रांस और रशिया ने भी हाथ निकाल लिया। वही फ्रांस और रशिया जिससे भारत बड़ी भारी मिकदार में और बड़े महंगे दामों असलहा खरीदता है। वही फ्रांस जिससे भारत ने राफेल तैयारे खरीदे। वही रशिया जिससे भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। वो भी न्यूट्रल हो गए। और न सिर्फ ये, फ्रांस में तो इससे भी ज्यादा हुआ। फ्रांस की अपोजिशन पार्टी ने फौरी तौर पर भारत को दी जाने वाली राफेल जहाज तैयारों की डील को ट्रांसपेरेंसी के लिए पेश करने की डिमांड कर दी। और फौरी तौर पर फ्रांसीसी अपोजिशन ने यह मुतालबा किया कि हुकूमत उस डील की ट्रांसपेरेंसी और उसकी ऑडिट रिपोर्ट सामने लेकर आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा था और उसके अजीज दोस्त खास तौर पर चीन और तुर्की उसके साथ साथ खड़े थे। चीन की मुकम्मल हिमायत पाकिस्तान को हासिल थी हर सतह पर, आलमी सतह पर। और तुर्की ने तो हद ही कर दी। तुर्की ने अपनी इमदादी और खास तौर पर फौजी इमदाद पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दी। जंग बढ़ने का खदशा हुआ तो मोदी ने भांप लिया कि इस दफा ये रीमिक्स गाना नहीं चलेगा, ये किसी और फिल्म का सीक्वल अब नहीं बन सकता। आलमी सतह पर खुद को तन्हा देखकर नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि वो हिंदुस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों का इजलास भी बुलाएंगे। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन जमातें उस इजलास में शरीक हुई और यह फैसला हुआ कि इस वक्त में हिंदुस्तान एक होकर पाकिस्तान का मुकाबला करेगा और कोई अपोजिशन पार्टी इस वक्त मुखालफत नहीं करेगी और इस कौमी इत्तेहाद को इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान का मुकाबला किया जाएगा। कुछ दिन तो अपोजिशन पार्टीज ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं और कौमी सलामती के नाम पर खामोश रहीं, लेकिन जब नुकसानात बढ़ने लगे, अमवात बढ़ने लगी और एयर बेसिस तबाह होने लगी, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, राफेल तैयारे गिर गए, तब ऑपोजिशन को ख्याल आया कि नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क को जंग में धकेल दिया है जिसके नुकसानात बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट की पार्टीज और सिविल सोसाइटी ने आवाज उठाना शुरू की। मोदी ने देश को जंग में धकेल दिया और सिर्फ इलेक्शन के लिए। और फिर प्रोटेस्ट हुए, स्लोगन चले कि स्टॉप वॉर और सामने लाएं सच। बात यही नहीं रुकी, बल्कि बीजेपी के अपने ही कुछ लोग भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अब आते हैं अपने इस प्रोग्राम में उस वीडियो की जानिब जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी। फिर नरेंद्र मोदी ने वहां की घंटी बजाई जहां से भारत का घंटा बजना बंद हो गया। जब हर तरफ आग लगी हुई थी, जब राफेल गिर चुके थे, जब Su-3 तबाह हो चुके थे, जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, उसके बाद ख्याल आया नरेंद्र मोदी को उस सबसे बड़े देवता का कि जहां पर वो हमेशा माथा टेकते हैं। और वो जगह थी कैपिटल हिल बिल्डिंग, जहां पर अमेरिकी सदर मौजूद होते हैं। जब उस जगह की घंटी बजाई गई तब हुआ सीज फायर। सीज फायर कैसे हुआ? हिंदुस्तान कदमों पर गिरा। किसके? अमेरिका के। और नरेंद्र मोदी ने फोन किया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को और फिर उनसे हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त की कि अब सीज फायर हो जाना चाहिए, हम मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये बात पहले भी कह चुका था, बार बार कह रहा था कि अगर हम पर हमला नहीं होगा तो हम भी हमले में पहल नहीं करेंगे और अगर भारत जंग बंद कर देगा तो हमें भी जंग का शौक नहीं है, लेकिन अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही बीच में सालिस आया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी काबीना ने पाकिस्तान में राब्ते किए तो ये सीज फायर मुकम्मल हो गया। अब आते हैं वहां कि जीता कौन और जीत किसकी हुई। भारत ने शुरुआत की और इख्तिताम पाकिस्तान ने किया। जैसा कि DGISPR ने कहा था, आप शुरू करेंगे, इख्तिताम हम करेंगे।
और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की एयर बेसिस तबाह की, बरहमूस मिसाइल का जखीरा तबाह किया, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया, उनकी एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, कई जंगी तैयारे तबाह किए, राफेल जहाज तबाह हुए, पायलट गिरफ्तार हुए और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में स्ट्रेटेजिक रिस्पांस की रिस्पेक्ट की और जहां जहां राब्ते कर सकता था वहां वहां राब्ते किए और फिर पूरी आलमी दुनिया ने पाकिस्तान के इस अमल को सराहा। जिस तरह पाकिस्तान की वॉर स्ट्रेटेजी थी उसको भी पूरी दुनिया में पजीराई मिली। पूरी दुनिया के मीडिया पर पाकिस्तान छाया हुआ था, हर महाज पर पाकिस्तान की रिस्पेक्ट की जा रही थी। CNN, अल जजीरा, फॉक्स, बड़े बड़े इदारे, BBC, तमाम के तमाम इदारे पाकिस्तान को लीड किए हुए थे। तो नाज़रीन, साबित हुआ कि जंगें जोश से नहीं होश से जीती जाती हैं और खास तौर पर जदीद जंगें जो आजकल हो रही हैं। इन जंगों में सिर्फ मैदान में हिकमत अमली नहीं चलती बल्कि मैदान के बाहर भी अच्छा खेला जाता है और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक स्टाइल में जिस तरह पूरी दुनिया के साथ इस जंग को जीता है उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जिस तरह से इस जंग का इख्तिताम किया और खुद को मनवाया और उसके साथ साथ जिस तरह आलमी सतह पर अपने साथियों यानी कि चीन, तुर्की और दीगर ममालिक जो पाकिस्तान के साथ थे उनका सर भी बुलंद किया। दूसरी जानिब जिस तरह हिंदुस्तान ने अहमकाना इक़दाम किए और ख़ास तौर पर जिस तरह उनके मीडिया का किरदार था और जिस तरह उन्होंने पूरी आवाम को जज्बाती किया, हुकूमत भी उस जज्बात का शिकार नजर आई। पाकिस्तान ने इस जंग का इख्तिताम एक फतह के साथ किया है और इसके साथ ही न सिर्फ पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी हुक्मरानों का इस वक्त मोराल बुलंद है। पाकिस्तान की मईशत के लिए ये भी एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान ये जंग जीता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एतमाद बहाल हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।